वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक ऐसी मूवी जो कि फ्यूचर की दुनिया से है, जो उसका सच बताएगी। कहानी है डिस्टोपियन फ्यूचर की, जहां हमें ये पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी की मदद से इस दुनिया में सरकारें आम लोगों पर किस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करेगी और हद से ज्यादा कंट्रोल उनके हाथों में होगा और लोग किस तरह रोबोट्स बन जाएंगे। आइए देखते हैं 2008 में रिलीज हुई ये डिस्टोपियन साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है स्लीप डीलर। तो कहानी की शुरुआत में एक अजीब से कमरे को दिखाते हैं जहां कुछ लोगों के हाथों में और पीठों पर ढेरों वायर्स कनेक्ट हुए हैं। उनकी आंखों में लेंस भी लगे हुए हैं। इन लोगों में से एक का नाम है मेमो, जो कि अपने वॉइस ओवर में हमें कुछ बताता है। मेरा नाम मेमो है और हम सब ये जो काम कर रहे हैं इसे बहुत देर करने से हम बेहोश हो सकते हैं। कुछ लोगों की तो देखने की क्षमता खो जाती है। इस फैक्ट्री का नाम है स्लीप डीलर और हम वर्कर्स को स्लीप डीलर्स कहा जाता है। कभी कभी तो मुझे होश ही नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, मैं जो देख रहा हूँ वो सच है भी या फिर मेरा इल्यूजन। लेकिन इसके बावजूद मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि काम करते वक्त मुझे अपने बचपन के दिन और मेरे परिवार इन सब की याद आती है और वो दृश्य भी दिखते हैं और मैं उन पलों को एंजॉय करता हूँ। दोस्तों, यहाँ कहानी पास्ट में जाती है और हम मेक्सिको के एक गांव को देखते हैं। लगता है वहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है, खुशहाली का नामो निशान मिट चुका है। यहीं पे मेमो, उसका भाई बॉब और उनके पेरेंट्स रहते हैं। सभी खाना खा रहे होते हैं और तब मेमो की माँ कहती है पानी खत्म हो चुका है, पानी लाना पड़ेगा। पापा कहते हैं ठीक है, मैं और मेमो जाकर ले आएंगे। वैसे मेमो है कहाँ? माँ कहती वो तो हमेशा की तरह उलझा पड़ा है अपने वायर्स और मशीनों में। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेमो को टेक्नोलॉजी, हैकिंग, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फिलहाल वो एक रेडियो रिसीवर बना रहा है। पापा उसको बुलाते हैं तो वो तुरंत उनके साथ चला जाता है और दोनों पानी लाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग अपनी रोजी के लिए खेती पर ही निर्भर हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं मिलता। फिर बाप बेटा कुछ दूर चलकर जाते हैं जहाँ पे एक डैम बना होता है। इनका गाँव मेक्सिको के बॉर्डर पर है, तो यहाँ पे हमेशा मिलिट्री फोर्स नजर आती है। वैसे इस डैम को बनाकर सरकार ने गांव में बहने वाली नदी का पानी रोक दिया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा पानी फिर भी बाहर निकल आता है और ये दोनों उसी को लेने आए हैं। लेकिन उस पानी तक पहुंचने के लिए भी इनको एक फैन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें गन्स और सिक्योरिटी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। कैमरास के जरिए मिलिट्री के लोग इनको देखकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो पापा कहते हैं कि 35 लीटर पानी। इस पे वो $60 मांगते हैं दोस्तों, क्योंकि पानी का रेट बढ़ गया होता है। उस गेट पर एक मशीन होती है जो करेंसी नोट को एक्सेप्ट करती है। तो पापा उसमें नोट रखते हैं और तब दरवाजा खुलता है। ये लोग अंदर जाते हैं तो डैम से निकला हुआ थोड़ा सा पानी एक तालाब में होता है, उसी में से वो लोग पानी निकालते हैं। इन्हें पीने के लिए, खेती करने के लिए, हर चीज के लिए यहीं आकर पानी निकालना पड़ता है और ये लोग जितने पैसे देते हैं उसी के हिसाब से पानी निकाल पाते हैं। आज अगर इन्होंने 35 लीटर से एक बूंद भी ज्यादा निकाला तो सोल्जर्स इनको शूट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। दोनों पानी लेकर अपने घर आ जाते हैं। वैसे ये लोग मकई की खेती करते हैं और मेमो पापा से पूछता है कि यहाँ पानी मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है पापा, हमें गाँव छोड़कर कहीं चले क्यों नहीं जाते? यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे में हम यहाँ पे रह के करेंगे भी क्या? तो पापा कहते हैं कि बेटा, मैं बचपन से यहीं पे रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी यहीं रहो। इस जगह को छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता। हमारी इकलौती मुसीबत है वो डैम जो सारा पानी जमा करके रखा हुआ है। अगर वो डैम ना होता ना तो हमारा गाँव खुशहाल होता, साल भर भरपूर पानी मिलता। मेमो ने जो रेडियो सिग्नल रिसीवर बनाया था उसे वो रात को ऑन करता है और हर तरह के सिग्नल्स उसे मिलने लग जाते हैं। सिर्फ ओपन सिग्नल्स ही नहीं बल्कि प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल्स भी वो सुन पाता है। अब मेमो ठहरा हैकर, तो वो मैक्सिको, यूएस और दुनिया भर के सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर पाता है। देखते देखते कम्युनिकेशंस को सुनना उसकी हॉबी बन जाती है। और तब वहाँ पे मेमो का भाई बॉब आता है तो मेमो बड़ा खुश होकर उसे बताता है कि पता है, मेरा रिसीवर काम करने लगा है और मैं कई लोगों की बातें सुन सकता हूँ। अगले दिन बॉब टीवी देख रहा होता है और उनकी माँ और दादी भी वहीं पे बैठी होती है। टीवी में नोट्स के बारे में बताया जाता है। नोट्स दोस्तों एक तरह का इम्प्लांट है जो इंसानों की बॉडी में फिक्स किया जाता है। उसमें कुछ वायर्स कनेक्ट किए जाते हैं और एक स्पेशल तरह का लेंस दिया जाता है। उन्हें पहनने से इंसान की बॉडी तो वहीं होगी, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकेगा। फॉर एग्जांपल, एक वॉर प्लेन को चला रहे रोबोट में अगर एक इंसान के कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये लोग यहीं रहकर उस वॉर प्लेन को रोबोट के जरिए रिमोटली कंट्रोल कर सकेंगे। इन्हें फिजिकली वहां जाना नहीं पड़ेगा। अगर वॉर प्लेन को कुछ भी हो गया तो ये लोग यहाँ सेफ रहेंगे। यही है नोट्स नाम की इस टेक्नोलॉजी का कोर प्लान। यही सब बॉब देख रहा होता है। रात होती है तो मेमो दूसरों की बातें सुनने के लिए इतना उतावला होता है कि वो तुरंत अपना रेडियो रिसीवर ऑन कर देता है। उस रात दोस्तों वो एक प्राइवेट चैनल को सुनने लगता है जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर अपने सीनियर ऑफिसर से बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने एक ड्रोन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, टेररिस्ट्स को हम जल्द से जल्द खत्म कर देंगे। लेकिन तब उनके कनेक्शन में डिस्टरबेंस होता है क्योंकि मेमो ने उसको इंटरसेप्ट किया था और मिलिट्री ऑफिसर समझ जाते हैं कि कोई उनकी बातें सुन रहा है और मेमो भी इस बात को रियलाइज कर लेता है और डरकर तुरंत डिस्कनेक्ट कर देता है। अब अगले दिन भी वो डरा डरा सा रहता है। उसे लगता है कि पता नहीं कौन सा ड्रोन आकर यहाँ बॉम्ब डालकर चला जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता तो उसको तसल्ली होती है और वो अपने अंकल के घर आ जाता है। अब दोस्तों मेमो के घर में सिर्फ उसके पापा होते हैं। अंकल के घर में टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें एक्वा टेररिस्ट के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इन्हें खत्म करने के लिए मिलिट्री पूरी कोशिश कर रही है। वैसे फ्यूचर में पानी नाम की चीज एक कीमती कमोडिटी बन चुकी है जिस पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल है, और सरकार भी ऐसी कि उन्होंने बड़े बड़े डैम्स बनाकर सारा पानी उसमें लॉक करके रखा हुआ है। लेकिन पानी हर इंसान का हक है और इस हक के लिए लड़ने वाले लोगों को ही सरकार एक्वा टेररिस्ट कहती है और इन्हें खत्म करने पे तुली हुई है। न्यूज में सरकारी ऑफिसर्स बताते हैं कि हम इन एक्वा टेररिस्ट को जल्द से जल्द पकड़कर उखाड़ फेंकेंगे और इसका प्लान भी बन रहा है। हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने हमारे सिग्नल को इंटरसेप्ट कर दिया और हमने उसका लोकेशन भी पता लगा लिया है और वो मैक्सिकन बॉर्डर के ही गांव में है जो कि सरकारी डैम के बहुत ही पास है। हमने उस एक्वा टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बॉम्ब सहित एक ड्रोन भेज दिया है। अब मेमो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। वो तुरंत घर की ओर भागता है ताकि पापा को बचा सके। तब तक वहाँ एक ड्रोन पहुंच भी चुका होता है दोस्तों, लेकिन ड्रोन को कंट्रोल करने वाला आदमी किसी और लोकेशन पे होता है। वो भी अपने शरीर पर वायर्स कनेक्ट किए हुए बैठा होता है और तभी एक मिसाइल फायर करके गांव को ब्लास्ट कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, पापा को भी टेररिस्ट समझकर उन पर मिसाइल से फायर करके मार डाला जाता है। और यहाँ मेमो को अपनी गलती का पछतावा होता है। पापा का फिर फ्यूनरल होता है। मेमो अपनी माँ से कहता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ। अब मेमो उस गांव में रहना ही नहीं चाहता और शहर के लिए बस में निकल जाता है। बस में एक औरत चढ़ती है जिसको चेक करके अंदर अलाउ किया जाता है। उसका नाम है लिज और वो मेमो के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। उसके हाथ पर नोट्स किए होते हैं। मेमो पूछता है ये आपने कहाँ से फिक्स करवाया? तो लिज बताती है मेरा एक दोस्त है, उसी ने मुझे ये नोट्स लगवाए। अब वो कहता है अगर मुझे भी इस तरह लगाना है तो मुझे कहाँ जाना होगा? लिज कहती है कि इस शहर में द स्टार नाम की जगह है, वहाँ नोट्स फिक्स करवाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, वहीं से करवा लेना। लेकिन तुम कहाँ से आ रहे हो? तो मेमो बताता है कि मैं एक छोटे से गांव से आ रहा हूँ। फिर बस शहर पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों नोट से सिर्फ ड्रोन्स को ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बल्कि अगर आपकी बॉडी पर नोट्स कनेक्टेड हो तो बॉडी को एक बड़े साइज की हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हम जो कुछ भी देखते हैं वो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है और उसे वीडियो फाइल फॉर्मेट में हम अपने सिस्टम पे अपलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं उसको। तो लिज भी वही कर रही होती है। आज उसने जो भी देखा, अगर उन चीजों में उसे कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वो उस वीडियो को इंटरनेट पे बेच देगी। इस तरह दूसरों की मेमोरीज को खरीदने के लिए इंटरनेट पे कई लोग हैं। लिज को मेमो की बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि वो बहुत इनोसेंट होता है और पहली बार शहर आ रहा है। इतना ही नहीं, वो नोट्स लगवाने में भी इंटरेस्टेड है। इन्हीं बातों को वो याद करती है तो उसकी वीडियोस भी सिस्टम पे अपलोड हो जाती हैं, जिन्हें वो इंटरनेट पे बेच देती है। इसी बीच मेमो द स्टार नाम की उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ ढेरों एजेंट्स गली में खड़े होते हैं और जैसे मेले में चीजें बेची जाती है ना, उसी तरह ये लोग बुलाते हैं कि आइए सर, बॉडी पर नोट्स लगवाना हो तो हमें कांटेक्ट कीजिए। पर मेमो को शक होता है कि ये लोग जेन्युइन हैं भी या नहीं। और तब एक आदमी आकर कहता है कि क्या हुआ सर, इन लोगों से डर गए क्या आप? वैसे ये लोग ढंग से काम नहीं करते। ये देखिए मेरे नोट्स एकदम परफेक्ट लगे हैं, मैं आपको टॉप क्वालिटी के नोट्स लगवाऊंगा, रेट भी कम होगा। न जाने दोस्तों क्यों मेमो को इस आदमी पर विश्वास हो जाता है और वो चला जाता है उसके साथ। लगता है ये उस आदमी का घर है और यहीं पे वो नोट्स फिक्स करने का काम करता है। लेकिन वहां जाते ही मेमो को बुरी तरह पीटता है वो और उसके पैसे चुरा कर भाग जाता है। हम मेमो के पास ना तो पैसे हैं और ना ही रहने के लिए कोई जगह। बेचारा उदास होकर भटक रहा होता है कि वो एक पुराने शेड को देखता है। उसके पास कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं। तो मेमो उनसे पूछता है इस शेड में कोई रहता है क्या? वो कहते हैं कि ये रहने लायक नहीं है, यहाँ कोई नहीं रहता बेटा, अगर तुम्हें रहना है तो रह लो। मेमो भी अंदर चला जाता है। मेमो के पास दोस्तों सिर्फ उसके पापा की फोटो होती है और वो बड़ा दुखी होता है कि मेरी वजह से पापा मर गए। दूसरी ओर लिज ने मेमो की जो वीडियो इंटरनेट पर बेची थी वो हिट हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि वो लड़का काफी इंटरेस्टिंग था, उसके बारे में और मेमोरीज अपलोड करो, हम और पैसे देने को तैयार हैं। एक क्लाइंट तो लिज को एक मोटी रकम ऑफर करता है और मैसेज भी करता है कि मुझे उस लड़की की और भी वीडियोस चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, लिज मेमो को ढूंढने लग जाती है ताकि वो ज्यादा मेमोरीज कलेक्ट कर पाए और वो बेचकर मालामाल हो जाए। तो वो सीधे द स्टार नाम की जगह पे जाती है क्योंकि उसको यकीन था कि मेमो नोट्स लगवाने के लिए वहां जरूर गया होगा। आखिर वो मेमो को देख लेती है और जब मेमो बताता है ना कि उस आदमी ने नोट्स लगवाने के बहाने मुझे पीटा और मेरे पैसे चुरा लिए, तो लिज कहती कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो मेमो को एक क्लब में लेके जाती है जहाँ ज्यादातर लोगों ने नोट्स लगा के रखे हुए हैं। एक आदमी मस्त म्यूजिक बजा रहा होता है लेकिन वो फिजिकली उस इंस्ट्रूमेंट को नहीं बजाता, वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ अपने नोट्स कनेक्ट करके सिर्फ एक्शन करता है और वो जो म्यूजिक सोचता है ना वही म्यूजिक उसका इंस्ट्रूमेंट अपने आप बजाने लग जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो नशा करना चाहे ना तो उसे फिजिकली अंदर लेने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि नोट्स के जरिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को पास किया जाता है जिससे कि उनको ऐसा फील होता है जैसे उन्होंने नशा किया हो। तो लिज मेमो को उस क्लब की एक सीक्रेट जगह पे लेके जाती है। मेमो कहता है कि मुझे तो लगता है आप भी मुझे मारकर मेरी कोई चीज चुराना चाहती है, लेकिन अभी बता देता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। लिज कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी बॉडी में नोट्स इम्प्लांट करने वाली हूँ,
पर एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये नोट्स प्लग पॉइंट्स की तरह हैं और ये डायरेक्टली तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। नोट्स इम्प्लांट करने का प्रोसेस थोड़ा दर्दनाक होगा, इसलिए दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। फिर वो मेमो के हाथ और उसकी पीठ पे नोट्स इम्प्लांट करने लग जाती है। मेमो एक स्लीप डीलर भी बनना चाहता है और इसके लिए भी लिज उसकी मदद करती है। फिर मेमो एक फैक्ट्री में जाता है जहाँ ढेरों स्लीप डीलर्स होते हैं जो शरीर में वायर्स कनेक्ट करके, आंखों पर लेंस और मुंह में कोई डिवाइस कनेक्ट करके न जाने क्या काम कर रहे होते हैं। इस डिस्टोपियन फ्यूचर में कोई भी इंसान फिजिकली काम नहीं करते, सारे काम रोबोट्स करते हैं, लेकिन उन्हें अपने कॉन्शियसनेस के जरिए ये लोग रिमोटली कंट्रोल करते हैं और इसीलिए इनको स्लीप डीलर्स कहा जाता है। यहाँ पे सभी स्लीप डीलर्स हैं। मेमो भी यहाँ पे एक स्लीप डीलर की तरह पे काम कर रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हें कंस्ट्रक्शन का काम करना है, ऑल द बेस्ट। तो मेमो अपने नोट्स पर वायर कनेक्ट करके आंखों में लेंस लगाकर सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। तो पहले उसको बड़ा अजीब फील होता है, जैसे कि वो होश में है ही नहीं, और वो इसीलिए कि उसका कॉन्शियसनेस किसी दूर दराज की जगह पर एक कंस्ट्रक्शन साइट के रोबोट को ट्रांसफर हो जाता है और मेमो के कंट्रोल में वो रोबोट काम करने लगता है। मेमो पहली बार ये काम कर रहा होता है तो उसे डर भी बहुत लगता है। ऊपर से वो जगह काफी ऊंचाई पर है, तो साइट पर एक आदमी होता है जो कहता है, नए आदमी हो क्या? शुरू में डर लगेगा लेकिन फिर आदत पड़ जाएगी। उन आयरन शीट्स को अच्छे से वेल्ड कर दो जाओ। लेकिन वो आदमी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है, जबकि मेमो को सिर्फ स्पेनिश आती है। लेकिन खुशकिस्मती से स्लीप डीलर्स के लिए ऑटो ट्रांसलेट होता है, जिसे एक्टिवेट करने के बाद कोई किसी भी भाषा में बोले वो सब मेमो को स्पेनिश में ही सुनाई देगा। अब दोस्तों, मेमो इस तरह मेक्सिको में रहकर अमेरिका के किसी रोबोट से काम करवा रहा होता है और काम के बाद उसको सैलरी मिलती है और मेमो कुछ पैसे बॉब को ट्रांसफर करता है। लेकिन टैक्स वगैरह की कटौती के बाद बॉब को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में टैक्स बहुत ज्यादा होगा दोस्तों, वो तो अभी भी है वैसे। फिर काम के बाद मेमो क्लब में जाता है जहाँ लिज उसे मिलती है। वो मेमो से बहुत प्यार से बातें करती है और मेमो उसे पसंद करने लग जाता है। लेकिन सिर्फ हम और आप जान पाते हैं कि वो मेमो पर इतना प्यार क्यों जता रही है, पैसे के लिए, उसकी मेमोरीज बेचने के लिए। खैर, लिज घर जाकर मेमो के साथ बिताए हुए पल की जो मेमोरी है उनका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अच्छे दाम पर बेच देती है। लेकिन कहीं ना कहीं लिज को भी गिल्टी फील होता है, क्योंकि मेमो बहुत ही इनोसेंट है और उसका इस तरह से गलत फायदा उठाना अच्छा नहीं है, उसको लगता है। लेकिन तब वही क्लाइंट जिसने मेमो के बारे में और वीडियोस मांगी थी और मुंह मांगी रकम भी देने का वादा किया था, वो मैसेज करता है और ये क्लाइंट कोई और नहीं, वही मिलिट्री ऑफिसर है जिसके कॉल को मेमो ने इंटरसेप्ट किया था और उनकी कॉन्फिडेंशियल बातें सुनी थी। और तो और दोस्तों, इसी की वजह से मेमो का घर और मेमो के पापा दोनों मिट गए। लिज ने जो मेमो के बारे में पहला वीडियो इंटरनेट पर बेचा था, उसके जरिए मिलिट्री ऑफिसर को पता चल गया था कि वो मेक्सिको के बॉर्डर के गांव को बिलोंग करता है। तो उसे शक होने लगा कि शायद मेमो उस आदमी का बेटा होगा जिसे इन्होंने मिसाइल से उड़ा दिया। इसलिए वो लिज से मेमो की सारी डिटेल्स मांग रहा होता है, खासकर उसके पापा के बारे में डिटेल्स मांगता है और लिज को मुंह मांगी रकम ऑफर करता है। फिर मेमो काम पे चला जाता है और वहाँ पे स्लीप डीलिंग कर रहा होता है। तो वो जिस रोबोट को ऑपरेट कर रहा होता है ना, वो एक बड़े आईने को उठा रहा होता है। अब अगर मेमो वो काम फिजिकली कर रहा होता तो उसे आईने में मेमो का रिफ्लेक्शन दिखता, लेकिन क्योंकि वो काम रोबोट कर रहा है तो आईने में उसको रोबोट का रिफ्लेक्शन दिखता है। मेमो को मतलब बड़ा अजीब लगता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये सच में मेरा शरीर है, क्या मैं रोबोट हूँ या फिर इंसान। काम के बाद मेमो लिज से मिलने जाता है तो वहाँ पे एक छोटी नदी बह रही होती है। लिज मेमो के पापा की डिटेल्स अब कलेक्ट करना चाहती है ना, क्योंकि उसको और पैसे मिल रहे हैं। और बातों ही बातों में वो पूछती है, तुम और तुम्हारे पापा गांव में क्या काम करते हैं बताओ। मेमो कहता है, हम खेती क्या करते थे, हमारे गांव में भी ऐसी ही नदी बहती थी, लेकिन सरकार ने उस पानी को रोक दिया और एक बड़ा डैम बना दिया। उसके बाद से हमारे गांव में सूखा काल पड़ गया, सरकार खुद हमें पानी बेचने लगी और अब मेरे पापा जिंदा नहीं है। लिज और सवाल करते हुए कहती है, सॉरी मेमो, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई? अरे उस बारे में बात नहीं करो तो अच्छा होगा, ये कहकर मेमो बात को वहीं टाल देता है। अब दोस्तों, लिज मेमो के साथ क्लोज होती है, उसे किस करती है। अब वैसे वो हमदर्दी के मारे ये सब कर रही है या फिर प्यार जताकर मेमो से और डिटेल्स कलेक्ट करना चाह रही है, पता नहीं। फिलहाल अगले सीन में मेमो फिर से स्लीप डीलिंग कर रहा होता है। दूसरे स्लीप डीलर्स अलग अलग तरह के रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कुछ स्लीप डीलर्स एप्पल फार्म में एप्पल तोड़ने वाले रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और फिर एक बार कंस्ट्रक्शन साइट का वो आईना मेमो के सामने आ जाता है, लेकिन उसमें उस रोबोट का ही रिफ्लेक्शन दिखता है। मेमो को काफी कमजोरी महसूस होती है। ऊपर से वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम भी करने लगता है, तो उसका मतलब बुरा हाल हो जाता है और वो बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तब एक और स्लीप डीलर जो ओवर टाइम कर रहा होता है ना, वो बेहोश हो जाता है। इस वजह से सबको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और उस आदमी को उठाकर आराम करवाने के लिए लेकर जाते हैं। इस वजह से मेमो बच जाता है और वो बेहोश नहीं होता। फिर मेमो अपनी माँ के साथ वीडियो कॉल करता है। माँ बहुत रोती है कि बेटा तुम कैसे हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो। अब अगर दोस्तों उन्हें पता चल गया कि मेमो इस तरह का काम कर रहा है तो वो तो और दुखी होंगी। मेमो को गिल्ट है कि उसकी गलती की सजा उसके पापा को भुगतनी पड़ गई। अब सिर्फ माँ बची है तो वो उनकी अच्छी देखभाल करना चाहता है
इसलिए यहाँ पे ओवर टाइम करके माँ को पैसे भेज रहा है टाइम। काम के बाद मेमो लिज के घर पर जाता है। वो लिज पर विश्वास करने लग गया है, उससे प्यार भी करता है। तब लिज उसको एक वेबसाइट दिखाती है और बताती है कि इसमें हम अपनी मेमोरीज को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। मैं भी अपनी मेमोरीज इस पर बेचती हूँ। मेमो कहता है तो बढ़िया है, पर वो अभी तक ये नहीं जानता कि उसी की मेमोरीज को लिज इस वेबसाइट पर बेचकर पैसे कमा रही है। फिर दोनों बीच जाते हैं जहाँ कुछ म्यूजिशियंस इनकी जोड़ी को देखकर इनके लिए अच्छा सा म्यूजिक बजाते हैं। उन्हें देखकर मेमो को अपने पापा की याद आ जाती है। लिज पूछती तुम क्या सोच रहे हो? तो मेमो कहता है कि अपने पापा के बारे में सोच रहा था। अब वो लिज को अपने पापा के बारे में बताना शुरू करता है कि मेरे पापा को गाँव से बहुत लगाव था। वो बचपन से उसी गाँव में रहे और बुरे से बुरे हालात में भी वो उस गाँव को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। बहुत ही खुशहाल था वो गाँव, लेकिन फिर एक बड़ा डैम बना और गांव में पानी आना ही बंद हो गया। पापा को बहुत गुस्सा आया और वो उस डैम को तोड़वाना चाहते थे। बेबसी में वो उस पर पत्थर फेंकते थे, लेकिन मुझे तो बस गांव से बाहर निकलना था। मुझे ये टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है। मैंने अपना एक पता है रेडियो रिसीवर भी बनाया जिसके जरिए मैं दूसरे सिग्नल्स को ट्रैक करना चाहता था। लेकिन अनजाने में एक दिन क्या हुआ ना, एक सरकारी सिग्नल ट्रैक हो गया, लेकिन अनजाने में हुआ था और उन्होंने इसको गलत समझकर हमें टेररिस्ट बता दिया और हमारे घर पर मिसाइल फायर कर दी और मेरे पापा की मौत हो गई उसमें। ये बात बताते हुए मेमो बड़ा दुख होता है तो लिज उसको दिलासा तो देती है, लेकिन घर आकर मेमो की हर बात की मेमोरीज को वो वीडियो बनाकर उसी मिलिट्री ऑफिसर को दे देती है, मतलब बेच देती है। उसे देखकर मिलिट्री ऑफिसर काफी दुखी होता है कि उसने एक इनोसेंट आदमी को टारगेट कर दिया जो कि टेररिस्ट नहीं है। ये मिलिट्री ऑफिसर भी एक मैक्सिकन है दोस्तों, जिस वजह से उसे और दुख होता है कि उसने अपने ही देश के एक इनोसेंट परिवार को बिना सोचे समझे टारगेट कर दिया। वो अपने घर जाता है। उसके पापा भी एक मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे। वो अपने पापा से पूछता है कि क्या ड्यूटी के दौरान आपने किसी ऐसे इंसान को जिसने कोई गलती नहीं की थी उसे टेररिस्ट समझकर कभी आपने गलती से मारा है क्या? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा, मिलिट्री ऑपरेशंस में ये सब होता रहता है, इसमें तुम खुद को दोष मत दो। लेकिन अपने मिलिट्री ऑफिसर का ज़मीर उसे कोसता है कि तुमने नाइंसाफी की है। दरअसल वो मैक्सिको में पैदा हुआ था, लेकिन फिर उसका परिवार अमेरिका आ गया और फिलहाल वो एक अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर है। पर वो अब मेमो से मिलने के लिए मैक्सिको जाना चाहता है। अगले सीन में मेमो काम के बाद लिज के घर आता है, लेकिन वो घर पर नहीं होती। तब मेमो उसका सिस्टम एक्सेस करता है। तब उसको पता चलता है कि मेमो से रिलेटेड सारी मेमोरीज लिज ने बेची हैं, और वो भी एक खास क्लाइंट को। सच जानकर मेमो टूट जाता है कि लिज ने मुझसे प्यार नहीं किया, बल्कि मेरा इस्तेमाल किया पैसे कमाने के लिए और मेरी इन्फॉर्मेशन बेच दी। इतने में लिज आ जाती है तो मेमो पूछता है ये सब क्यों किया तुमने? लिज कहती है मैं देखो तुम्हें सब बता देना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब इससे पहले दोस्तों वो कुछ और कहती। मेमो गुस्से में उठकर चला जाता है और उस पुराने शेड के पास बैठ जाता है जहां वही बुजुर्ग बैठे होते हैं। मेमो फिर उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। वो कहते हैं कि बेटा, जब ये नोट्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज वगैरह नहीं थी ना, तो हम बड़े चैन से रहते थे। जब से हर चीज को रिकॉर्ड करके शेयर करने का ये कल्चर बना है ना, तब से किसी से मुंह खोलकर बात करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस चीज को प्राइवेट समझकर हम बताते हैं, खुले बाजार में उसकी नुमाइश करके बेचा जाता है उसको, और वो भी बड़े शहरों में। पता है, नोट्स लगाए हुए इंसानों पर कभी भरोसा मत करना। इन बुजुर्गों से बात करके मेमो का जी जरा हल्का हो जाता है। अगले दिन से मेमो अपने काम पे अच्छे से फोकस करने लगता है और ओवर टाइम करके ज्यादा पैसे घर भेजता है। दूसरी ओर लिज मेमो के लिए एक खत लिखना शुरू करती है। वो मेमो को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। मेमो किसी क्लब में जाकर अपने नोट्स के जरिए नशा करता है और फिर काम पे लौट आता है। लिज अपना खत उसी फैक्ट्री के एड्रेस पर भेजती है। मेमो तो हद से ज्यादा ओवर टाइम करके बहुत थक भी जाता है और उसे लगता है जैसे वो नीचे गिर रहा है, लेकिन असल में वो रोबोट वहीं का वहीं होता है। दोस्तों, लगता है मेमो को ऐसे इल्यूजन्स आने लग गए हैं। बहुत देर रोबोट एक ही जगह पे खड़ा होता है तो फैक्ट्री मैनेजमेंट कहता है कि तुम बहुत देर रोबोट से कनेक्टेड रहे लेकिन काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें सैलरी में कुछ कम मिलेगा। तो मेमो उदास होकर बीच पर जाकर बैठ जाता है। तब उसको लिज का खत मिलता है जिसमें उसने ये बताया होता है कि मैंने जो किया गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने मेमो के साथ बिताए हुए पलों की मेमोरीज भी भेजी होती हैं। मेमो अब भी लिज से प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि लिज ने उससे ये छुपा कर किया। दूसरी ओर वो मिलिट्री ऑफिसर अमेरिका से कार में मैक्सिको आ जाता है और बॉर्डर पर उसको एक रोबोट रोकता है। लेकिन क्योंकि ये एक मिलिट्री ऑफिसर है तो वो बिना किसी रोक टोक के उसको अंदर अलाउ कर देते हैं, लेकिन वार्न करता है कि मैक्सिको में टेररिस्ट बहुत ज्यादा हैं, आप एक मिलिट्री ऑफिसर हो तो खतरा ज्यादा होगा। ऑफिसर कहता है कि मैं देख लूंगा, थैंक्स। अब लिज ने उसको जो मेमो की डिटेल्स भेजी थी उनके जरिए वो उस होटल का पता लगा लेता है जहां मेमो अक्सर खाने जाता है, और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था
मैमो वहीं पर बैठ के खा रहा होता है। मिलिट्री ऑफिसर मैमो से बात करने जाता है तो मैमो पूछता है आप हैं कौन? ऑफिसर बताता है कि मैंने तुम्हारी सारी मेमोरीज देखी है। मैमो कहता है अच्छा, तो आप ही हैं वो खास क्लाइंट जो लिस्ट से मेरी मेमोरीज खरीदना चाह रहे थे, तो आप मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हैं? तब ऑफिसर बताता है कि मैं भी मेक्सिको में अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन वहां पर अकाल पड़ा तो हम अमेरिका चले गए। वहां पढ़ लिख कर मैं एक मिलिट्री ऑफिसर बना। एक दिन मैं अपने सीनियर ऑफिसर से प्राइवेटली कुछ बातें कर रहा था और मुझे लगा कि कोई हमारे कॉल को इंटरसेप्ट कर रहा है। उसका लोकेशन भी पता चल गया और एक ड्रोन वहां भेजा गया। उस ड्रोन को मैं ही कंट्रोल कर रहा था। इतना सुनकर मैमो घबरा कर उठ चला जाता है कि यही है वो आदमी जिसने मेरे पापा को मार डाला और मुझे भी जान से मारने के लिए आ गया है। तो ऑफिसर पीछे से चिल्लाता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, लेकिन मैमो भागकर एक वैन में चढ़ जाता है। पर ऑफिसर भी वैन में चढ़कर कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए आया हुआ हूँ। मेरे हायर अथॉरिटीज के कहने पर ही मुझे वहाँ ड्रोन भेजना पड़ा और मिसाइल फायर करनी पड़ी। मैं खुद ये सब नहीं करना चाह रहा था। तुम्हारे पापा की मौत के तुम जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि मैं हूँ। इतने दिन उसी गिल्ट में मैं जीता रहा, लेकिन तब मैंने तुम्हारी मेमोरीज को देखा और बहुत पैसे देकर तुम्हारी मेमोरीज खरीदने लगा। हम ये गलत समझ बैठे कि तुम्हारे पापा टेररिस्ट हैं। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे पापा को वापस नहीं लेकर आ सकता, लेकिन मुझे लगा कि तुमसे माफी मांगकर मुझे और तुम्हें कम से कम थोड़ा चैन तो आएगा, इसीलिए आया हूँ मैं तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए। प्लीज माफ कर दो। ये कहकर वो जाने लग जाता है तो मैमो भी समझ जाता है कि ऑफिसर सही कह रहा है, अच्छा इंसान है। वो उसके पीछे भागता है तो ऑफिसर कहता है कि सारी गलती हमारी थी मैमो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी। जो गलती हो गई है उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो प्लीज बताओ, मैं करने को तैयार हूँ। मैमो भी उससे दोस्तों एक मदद मांगता है और अगले सीन में मैमो सीधे लिज के घर पर जाता है। वो पूछती है तुमने मेरा खत पढ़ा क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो मैमो, मैं बहुत ही बुरी हूँ। तो मैमो कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। खैर वो सब छोड़ो, फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कहकर वो लिज को उस ऑफिसर से मिलने के लिए लेकर जाता है और लिज पहली बार अपने उस खास क्लाइंट का चेहरा देखती है। लिज उस ऑफिसर के नोट्स को चेक करती है और लगता है दोस्तों मैमो ने कोई प्लान बना लिया है। मैमो ओवर टाइम करने के बहाने अपनी फैक्ट्री में जाता है जहाँ उस वक्त कोई और काम नहीं कर रहा होता है। लिज और ऑफिसर भी उसके साथ जाते हैं। वहाँ वो ऑफिसर के नोट्स पर वायर्स कनेक्ट कर देते हैं और वो अमेरिका के एक ड्रोन से कनेक्ट हो जाता है और उस ड्रोन के जरिए वो मेक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करने लगता है। तो अमेरिकन मिलिट्री उसे देखकर ड्रोन पर अटैक करने की कोशिश करती है। मैमो भी ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपके पीछे अमेरिकन ड्रोन्स पड़े हुए हैं, आप लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। इस तरह वो ऑफिसर को इंस्ट्रक्शन दे देता है और ड्रोन ठीक उस डैम के पास लेकर जाता है जो कि उसके गांव के पास है। और तब उसको याद आने लग जाता है कि उसके पापा डैम पर एक पॉइंट पर पत्थर फेंका करते थे। मैमो उसी पॉइंट पर उस ड्रोन को ले जाकर मिसाइल फायर करने को कहता है और मिसाइल से वो डैम टूटने लग जाता है। फिर मैमो को माँ की कॉल आती है जिसमें वो और बॉब बड़े खुश दिखते हैं। माँ कहती कि बेटा तुम विश्वास नहीं करोगे, यहाँ क्या हो गया पता है? यहाँ के डैम पर मिसाइल गिरा और डैम टूट गया। अब हमारे गांव में नदी और पानी दोनों है। सरकार फिर डैम को रिपेयर कर सकती है, लेकिन उनको डर है कि कहीं अमेरिका दोबारा कोई बॉम्ब न फेंक दे, इसीलिए शायद वो डैम को ठीक नहीं करेंगे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें लाइव कॉल दिखाती हूँ। कहकर वो कैमरा को डैम की तरफ घुमाकर मैमो को दिखाती है और मैमो देखता है कि डैम के टूटने से पानी तेजी से इनके गांव की ओर आ रहा है। मैमो के पापा यही चाहते थे दोस्तों, और उसे सच होते देखकर मैमो बड़ा खुश होता है। अब उसके गांव के लोगों को पीने के लिए ही नहीं, खेती के लिए भी भरपूर पानी मिल गया है। धीरे धीरे फसल भी उगनी शुरू हो जाती है। ऑफिसर भी इस तसल्ली के साथ मैमो से विदा लेता है कि उसने मैमो के लिए कुछ तो अच्छा किया। अब अमेरिका जाकर अगर उसके सीनियर्स उससे सवाल करें कि वो ड्रोन तुम्हारे कंट्रोल में था और उससे डैम पर अटैक क्यों हुआ, तो वो ये कहकर बच सकता है कि मैक्सिकन्स ने मुझे बंदी बना लिया और मुझे जबरदस्ती स्लीव डीलर बनाकर मुझसे ये काम करवाया। जो भी हो दोस्तों, लेकिन मैमो का गांव फिर से खुशहाल हो गया और मैमो लिज को माफ कर चुका होता है। उसके साथ वो एक खुशी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन ये सिर्फ एक गांव की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। दुनिया भर की सरकारें जिस तेजी से तानाशाह बन रही है ना, या बन चुकी है, उससे तो लगता है कि दुनिया के बाकी गांव और शहरों का यही हाल रहेगा। आम लोग जो अपनी रोजी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें देश विरोधी या टेररिस्ट का खिताब देकर उनका खात्मा किया जा रहा है। पर सरकारें चाहे अपने लोहे के हाथों से जितने भी लोगों को खामोश कर दे, उन्हें मार डाले, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रांति का बीज बोता ही रहेगा और क्रांति कभी नहीं मरेगी। इसी मैसेज के साथ दोस्तों स्लेव डीलर नाम की ये मूवी खत्म होती है। अगर इसे हम एक मामूली फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी समझकर इग्नोर कर गए तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि हम एक ऐसे फ्यूचर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पक्का है कि इस तरह के डैम्स बनाकर लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसाया जाएगा और पानी के बदले में हमारी जेबें खाली करवाई जाएंगी। वैसे प्रेजेंट में भी पैसों का दाम लग चुका है दोस्तों, लेकिन फ्यूचर में हालात और भी बदतर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हर कहानी पॉजिटिव नोट पे खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसके बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं। पर ये मूवी हमें सोचने पे मजबूर करती है, इसीलिए ये मूवी हमें अलग लगी और आपके लिए भी लेकर आ गए इसको। बाकी कैसी लगी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।